ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मार्केट को लेकर खास सेगमेंट मार्केट की महारथी। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद बाजार ने आज शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती के साथ की है। थोड़ा कंसोलिडेशन है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, नए ट्रिगर्स का इंतजार है, लेकिन जोश में ऐसा नहीं कि कोई कमी आई है। निफ्टी है सिर्फ 50 अंक नीचे और निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है हरे निशान में टिकने की। लोअर लेवल से आई है अच्छी बाइंग, 57,500 के आसपास है। जुलाई का महीना काफी खास रहने वाला है। ऑटो बिक्री के नंबर्स आएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो 90 दिन की डेडलाइन है वो खत्म हो रही है 8 जुलाई को, और 8 जुलाई के बाद हम देखेंगे कि सिलसिला शुरू हो जाएगा जून तिमाही के नतीजों पर। बाजार का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। एफआईज भी बाइंग के मूड में लौट आए हैं, लॉन्ग होल्डिंग ठीक ठाक है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए यहां से बाजार में? अब 6 महीने का समय बीत गया 2025 में, 6 महीने का समय बाकी है। आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? कौन से सेक्टर, कौन से शेयर आपके काम आएंगे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाने में? इसी पर करेंगे हम चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO निखिल रुंगटा। निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं सर? अब तो यहां से कोई खास रोड ब्लॉक दिख नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि जो चाल हमने देखी है, करीब 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में एक तरफा, उसी स्पीड से बाजार दौड़ेगा या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में आएगा अर्निंग सीजन के पहले? थैंक यू अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू यू और आपके दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि आपने निफ्टी के लिए पूछा कि 1000 पॉइंट क्विकली चला है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि निफ्टी 22,000 से यहाँ तक पहुंच गया 25,700 तक। सो देखिए, स्लो एंड स्टडी तो निफ्टी हमेशा ही था। मतलब लो सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट की रिटर्न्स तो उसमें बनती थी। बीच में क्या हो गया था, हम बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए थे, हमारा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो वहां से वी हैव जस्ट रीच टू नियरिंग हाई। वहां से भी 4-5% नीचे हैं, बट हम सिर्फ वो लेवल तक वापस आए हैं। तो ये तो वॉलिटिलिटी है। गोइंग फॉरवर्ड अब क्या है, इस प्राइस पे वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो स्पाइक है मार्केट के अंदर जो आप पूछ रहे हो, वो शांति से, आराम से रिसर्च करके जो चीजें होंगी उसके ऊपर रहेगा। मार्केट विल फॉलो अर्निंग्स क्या होती है, Q1 Q2 अर्निंग्स के ऊपर भी फोकस आ जाएगा। बट उससे ज्यादा एज ऑफ नाउ जो हमें लगता है कि H2 के अंदर किस तरह की अर्निंग्स आएगी, उसके ऊपर काफी फोकस है। बिकॉज कमेंट्री के अंदर H2 सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के ऊपर काफी कुछ बोला है लोगों ने। ओके, अर्निंग्स पर फोकस। और हाँ, आने वाले कुछ सेशंस में 10 जुलाई से टू बी पर्टिकुलर अर्निंग सीजन की शुरुआत IT मेजर TCS के नतीजों से हो जाएगी। निखिल जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। नाइस टॉकिंग टू यू। मानसी दिस साइड। अर्निंग सीजन पर तो आपका नजरिया हम आगे लेंगे ही, लेकिन बाजार में बेंचमार्क वर्सेस ब्रॉडर मार्केट पर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं स्टॉक पिकर्स मार्केट, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलती है हर सेशन में, लेकिन काफ़ी टैक्टफुली, काफ़ी ट्रिकी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ब्रॉडर मार्केट्स में आपके हिसाब से क्या लार्जर पेयर्स से ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर हाँ तो फिर कौन से स्पेसेस हैं आपके फोकस रेडार पर जो अब भी अंडर वैल्यूड नजर आ रहे हैं? देखो, अंडर वैल्यूड ऐसे सेक्टर की मैं बात करूं तो सेक्टर्स के अंदर जितना बॉटम अप कर सके उतना बेटर है। बिकॉज ओवरऑल सेक्टर के अंदर कुछ कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है, कुछ बहुत सस्ती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे कि आपने भी बोला, इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। बट अगर सेक्टर्स की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ कि वी आर बुलिश ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो तो एक स्ट्रक्चरल थीम की तरह निकल के आ रहा था, प्लस साथ में ये जो इनकम टैक्स बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने दिया है आम आदमी के हाथ में, सो उसका अ बिग बेनिफिट विल गो टू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। थोड़ा सा सेविंग भी होगा, बट लॉट ऑफ स्पेंडिंग विल हैपन ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ऑन द अदर सेक्टर साइड वी आर बुलिश ऑन BFSI एंड केमिकल स्पेस। केमिकल स्पेस अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सी, उसके अंदर केमिकल स्पेस में China +1 भी चल रहा है, प्लस ग्लोबली जिस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है ऑन दी स्पेसिफिक केमिकल्स, तो वो काफी अच्छा लग रहा है हमें। लास्टली, नॉट टू फॉरगेट, इंडस्ट्रियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग वाज एवरग्रीन थीम। तो हमें ये 3-4 सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं। हेल्थ केयर एंड IT भी डेफिनेटली अच्छा लगता है, बट वो थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे क्योंकि उसके अंदर टैरिफ के इम्पैक्ट वगैरह काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर US साइड में ज्यादा है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, BFSI, chemicals and industrials is what we like.
ठीक है निखिल सर, एक और चीज़ है, अब तो अर्निंग सीजन पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। आपके हिसाब से मतलब कहाँ पर खास नज़र होनी चाहिए, कहाँ आपको लगता है कि अर्निंग सरप्राइज आने वाला है Q1 में? देखिए, हमें लगता है केमिकल्स काफी अच्छा लग रहा है अभी, एंड खासकर वो कंपनीज, नॉट ओनली केमिकल्स बट दूसरी कंपनीज में भी जहां पे आपका फोकस डोमेस्टिक सेक्टर्स था रेदर देन ग्लोबल सेक्टर्स, क्योंकि Q1 जो पूरा निकला है ग्लोबली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, तो डोमेस्टिक सेक्टर्स के अंदर बेनिफिट काफी रहेगा। इवन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर स्पेसिफिकली, जैसे कि मैं ये बोलूंगा एक थीम जो उभर के आ रही है कि इनबाउंड हेल्थ केयर वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, तो देयर आर फ्यू स्टॉक्स हॉस्पिटल साइड में जो हमें काफी अच्छे लगते हैं। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड केमिकल कंपनीज स्पेसिफिकली, देखिए रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो काफी कंपनीज ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई Q1 बेटर होना चाहिए फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन। हमने अभी अभी तक की मानसून की चाल देखी, वो भी काफी अच्छी लग रही है। सोइंग बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है, मानसून बेटर देन एक्सपेक्टेशन, तो सारी चीजें अगर एज एक्सपेक्टेड चली फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो मुझे लगता है H2 हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ओके, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन भारतीय बाजार के लिए। निखिल जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, अब तक का घरेलू संस्थागत निवेशक जो है लगातार भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहे थे और FIs विदेशी संस्थागत निवेशकों के एंट्री का इंतज़ार था। अब FIs की तरफ से एंट्री अपॉर्चुनिटी, FIs ने वापस भारतीय बाजार में एंटर करना शुरू कर दिया है, लेकिन DIs की तरफ से भले ही एक आध दो सेशन में, लेकिन बिकवाली का दौर दिखा है। FIs और DIs के एक्शन पर आपका टेक क्या है? देखिए, FI और DI हमेशा आपस में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो जब भी FI बेचते हैं हम DIs खरीदना चालू कर देते हैं, एंड जब भी वो खरीदते हैं हम थोड़ा बहुत उनको देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम बेच रहे हैं, हमें कैश की जरूरत है, बट ऑन एन एवरेज देखिए 4 से 5% के आसपास का, 3 से 4% का कैश सब मेंटेन करते हैं। मार्केट जब अंडर वैल्यूड लगता है तो हमने उसमें से थोड़ा सा कैश मार्केट में डाल दिया, वहां पे हमें रिटर्न भी मिल गए। और आज के तारीख में व्हेन वी आर मूविंग बैक टू दैट 3-4% लेवल ऑफ कैश, तो हम थोड़ा बहुत दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई DIs बेच रहे हैं। सी, हमें तो आम आदमी ने पैसा दिया है, उनका खुद का सेविंग दी है, टू चैनलाइज दैट इनटू द मार्केट। तो उसके ऊपर कैश कॉल्स हम लेते नहीं है। कैश कॉल तो उस इन्वेस्टर ने खुद के लेवल पे ले लिया है, तो हमें तो इन्वेस्ट करना ही है। हम बस थोड़ा बहुत चर्न करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो सेक्टर्स ओवर वैल्यूड लगते हैं थोड़े बहुत, या स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लगते हैं, वहां से निकल के वी मूव टू द स्टॉक्स जो अभी भी थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखते हैं। निखिल सर, एक और चीज़ बताइए, हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप्स हैं, धुआंधार तेज़ी वहाँ पर चल रही है, और मतलब भले ही लार्ज कैप में थोड़ी सी नरमी आज दिख रही है, बट स्मॉल कैप का जोश कायम है। तो आप जो पैसे अभी डिप्लॉय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो आपका प्रोपोर्शन क्या है? क्या आप थोड़े स्मॉल कैप पे ज़्यादा बुलिश है? और दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी सस्टेन करेगी यहाँ से? देखिए, तेजी सस्टेन करेगी, वो तो हमें लगता है कि स्लो एंड स्टेडी मार्केट रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। तो कब, आई मीन ग्लोबली आप देखिए ओवरनाइट बहुत कुछ हो जाता है, तो कल क्या होगा मुझे नहीं पता। तो वॉलिटिलिटी रहेगी, बट हाँ, डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ तो डोमेस्टिक मार्केट में तो तेजी रहेगी डेफिनेटली। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ, तो लार्ज कैप के अंदर देखिए वैल्यूएशन आर रीजनेबल। स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अभी भी देयर आर पॉकेट जो थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो वहां पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कहा है कि जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं कि भाई उसके अंदर वो महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है। बट जब हमारा स्मॉल कैप यूनिवर्स की बात करते हैं तो वो 5,850 कंपनीज है एज पर डेफिनेशन ऑफ एंट्री। तो सारी की सारी, सॉरी 4,850, सारी की सारी 4,850 कंपनियां महंगी नहीं है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो हमें वो चेरी पिक करना पड़ेगा कि कौन से स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक के अंदर आपका वैल्यूएशन रीजनेबल है और कौन से में हमें साथ में ग्रोथ मिल रही है। लार्ज कैप के अंदर डेफिनेटली इंक्रीमेंटली, जैसे आपने पूछा हम क्या कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द फंड की रिक्वायरमेंट, फंड का रीजनिंग, हम उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे स्मॉल कैप में अगर फंड आ रहा है तो वो हम प्राइमरीली स्मॉल कैप में आइडिया ढूंढ के डाल रहे हैं।
बट यस वही है कि अगर आइडिया नहीं मिलता है तो फॉर शॉर्ट टर्म वी माइट इन्वेस्ट दैट इनटू लार्ज कैप एज वेल, बट ये नहीं है कि देखो रीजनेबल वैल्यूएशन सब जगह हो गए हैं, बैरिंग फ्यू पॉकेट्स, तो हमें बस वो अवॉइड करना है, बाकी पूरा मार्केट काफी अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, एनर्जी सेक्टर और पावर स्पेस, पावर डिमांड में बढ़त लगातार हमने देखी भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी लगातार राइज अप होते हुए इन स्पेसेस के लिए नज़र आते हैं। क्या कन्विक्शन बनता है ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले एनर्जी और साथ ही पावर स्पेस के लिए? यस यस डेफिनेटली, आई मीन हम लोग भी काफी बुलिश है ऑन द पावर सेक्टर, स्पेसिफिकली टीएनडी साइड में। देखो जनरेशन में तो काफी कुछ हो गया है और हो रहा है, बट उनको पहुंचाना जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे कम इन्वेस्टमेंट हुआ है या कम आउटपुट है एज ऑफ नाउ, तो वहां पे हम काफी बुलिश हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में भी वो झलक दिखती है उस चीज की। सेकेंडली आप देखिए इंक्रीमेंटली जो कुछ भी हो रहा है वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट हर जगह है। आपके एआई थीम्स वगैरह ले लीजिए, वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको डेटा सेंटर्स वगैरह लगाने हैं। आपके ईवी थीम्स हो गए, वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अभी स्पेंडिंग चालू होगी, तो दैट वुड बी प्राइमरीली आपके अप्लायंसेस वगैरह काफी आई मीन सेल्स बढ़ सकती है ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से, वहां पे आपकी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इन जनरल एज वेल आप देखिए पावर की रिक्वायरमेंट खाली ग्लोबली, नॉट ओनली ग्लोबली, इंडिया में भी काफी ज्यादा, आई मीन ग्रोथ रेट इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 5 to 10% वो काफी अच्छा एज अ थीम भी लग रहा है, स्पेसिफिकली इन दैट पावर सेक्टर। टीएनडी स्पेस हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, सो एनर्जी और पावर सेक्टर में मौके कन्विक्शन। निखिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी ओवरऑल एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए 10 के बाजार मार्केट की महारथी को समेटने जा रहे